हेलो। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सभी को राधे राधे। मैं पवन आचार्य आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं एनसीए के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से हैं। और पिछले एग्रीकल्चर बायोलॉजी क्लास 12th 2025 जिसमें अपन ने मॉडल पेपर 1 की बात करी थी। मॉडल पेपर 1 को आपने रिवाइज किया, क्वेश्चन पेपर रिवाइज किए। आज अपन बात करेंगे मॉडल पेपर नंबर 2 की बात करेंगे, जिसके अंदर अपन शानदार क्वेश्चंस का यहाँ पर खजाना लेके आए हैं। ठीक है। और एग्रीकल्चर बायोलॉजी से संबंधित कोई भी अगर आपको डाउट आता है या कोई टॉपिक समझ में नहीं आता हो या ऐसा कुछ आपको डाउट चल रहा है, तो स्क्रीन के नीचे जो नंबर दे रखे हैं, फोन नंबर, आप वहां से कांटेक्ट करके और मेरे थ्रू या मेरे से आप बात कर सकते हैं। मैं आपको फोन पर ही आपको समझा सकता हूँ, समझा दूंगा। और ऑनलाइन जो कोर्सेज हैं, अगर कोई बच्चा ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहता है तो नाम मात्र की फीस है, कुछ 500 रुपये समथिंग कुछ कोर्स की फीस है, जिसमें आपको एग्रीकल्चर बायोलॉजी, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री तीनों का ही आपको कॉम्बो पैक मिल जाएगा, जिसमें आप आराम से सविस्तार हर एक चैप्टर को, हर एक टॉपिक को आप समझ सकते हैं। ठीक है। तो और बायोलॉजी से संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट करके भी आप किसी भी टॉपिक को समझ सकते हैं। ठीक है। इतनी जो है सुविधा एनसीए परिवार की तरफ से आप सभी प्यारे बच्चों के लिए की जा रही है, तो इस मौके का आप जरूर फायदा उठाएं। साथ में जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और 12th बोर्ड जब आपके एग्जाम खत्म हो जाएंगे 28 मार्च के बाद में, तो क्या कीजिएगा कि आपको क्रैश कोर्स जो चलाया जा रहा है एनसीए की तरफ से, तो आप ज्वाइन जरूर करें क्रैश कोर्स, जो कि लगभग आपके जेट और सीयूटी की तैयारी के लिए ये 2 महीने का, 2 ढाई महीने का जो भी जेट की डेट आएगी तब तक आपको हम जो है करवाएंगे कोर्स। और इसके माध्यम से आपकी जो बेसिक जो कमजोरी है उसको दूर किया जाएगा। और अगर कोई बच्चा पूरे साल भर तैयारी नहीं कर पाया हो या अगला 1 साल ड्रॉप नहीं करना चाहता है, वो इस क्रैश कोर्स के माध्यम से वो अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकता है और अपना सिलेक्शन जेट एग्जाम 2025 में बहुत बखूबी से सिलेक्शन ले सकता है। बस अगर देर है तो आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन करने की, जो कि 28 आपके बोर्ड एग्जाम खत्म होते ही हम शुरू कर देंगे, तो आपको एनसीए परिवार उदयपुर से कांटेक्ट करना है और अपना नाम जो है आज ही रजिस्ट्रेशन आप करवाएं। चलिए, और तो बात करते हैं अपन एग्रीकल्चर बायोलॉजी का जो सेकंड मॉडल पेपर है उसके बारे में बात करें। ये इंस्ट्रक्शंस तो आप आराम से एग्जाम के टाइम पढ़ ही लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और बस ये है कि जो भी आप क्वेश्चन करें बेटा, तो उस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए वो वेल अप टू डेट होना चाहिए, है ना। काटा पीटी नहीं करना है। जो अच्छे से क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन की नंबरिंग बढ़िया करनी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो नंबरिंग सही नहीं करते हैं, है ना। दूसरा दूसरे का दूसरा करना है, वो दूसरे का डायरेक्ट वो सेकंड डाल देंगे और वो डायरेक्ट चालू कर देंगे। और जब एग्जामिनर के पास जब कॉपी जाती है तो केवल आपकी कॉपी ही नहीं जाती है, बहुत सारी कॉपियां उनके पास रहती है ना, हजारों कॉपियां उनके पास रहती है। तो उनको उतना टाइम नहीं मिलेगा कि वो एक एक क्वेश्चन को बार बार इधर उधर देखें। तो आपको नंबरिंग प्रॉपर तरीके से करनी है। नंबरिंग करके उस क्वेश्चन की जो हेडलाइन है वो हेडलाइन आप आराम से लिख दें, उसको अंडरलाइन कर दें और उसके बाद अपना क्वेश्चन का जो जो भी उसका आंसर है वो आप लिखें और सही तरीके से लिखें, पॉइंट टू पॉइंट लिखें। बिल्कुल पैराग्राफ बना के नहीं लिखना है, पैराग्राफ से कोई नहीं पढ़ेगा, अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा। डायग्राम की जरूरत पड़ रही है तो डायग्राम बनाएं, आपको डायग्राम आता है उससे संबंधित तो आप डायग्राम बनाएं। बायो बायो तो डायग्राम के बिना अधूरी मान जाती है ना। तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करते हुए अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, है ना। और बिल्कुल, और आबा सादा वाले क्वेश्चन आराम से, जो आबा सादा एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन नंबर डाल दिया नंबर, और उसके बाद में 1 2 3 4 करते हुए आराम से उसके आंसर लिखते जाए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जैसा जैसा क्वेश्चन लिखा हुआ है उस क्वेश्चन को वापस नोट करते हैं और फिर उसका आंसर लिखते हैं। इतना लंबा प्रोसेस करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जो आंसर है आपका वो उस आंसर को डायरेक्ट, हाँ भाई पहले ऑप्शन में बी आ रहा है तो बी लिख के, बी ऑप्शन क्या है वो भी साथ में लिख लो। दूसरे में अगर डी आ रहा है तो डी लिख के उस डी में क्या दे रखा है उस डी को लिख लो। इससे क्या होगा कि आपके गलत होने की संभावना जो है वो यहाँ पर बहुत कम हो जाएगी। रिक्त स्थान वालों में क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन रिक्त स्थान, रिक्त स्थान लिख दिया।
पहला आंसर जो सटीक आंसर है वो लिख दो और नीचे ऐसे डॉट 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 वगैरह बना दो। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कैसे लिखना है आपको इस प्रकार से। तो इस प्रकार से अपना जो एक्यूरेसी पावर है वो बढ़ाएं, और ताकि एग्जामिनर को भी मजा आए कॉपी चेक करने में, और वो अपना एक बार उसको आप अट्रैक्ट कर दोगे तो वो नंबर अच्छे से खोल के देगा ना नंबर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं बायोलॉजी का मॉडल पेपर 2। और पहला क्वेश्चन जो आपका एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, इस एमसीक्यू और जो रिक्त स्थान है बेटा, देखिए लगभग 3-4 साल पहले ये एमसीक्यू रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन बहुत कम पूछते थे, बहुत कम। अब ये चालू कर दिया है सिस्टम, तो यानी कि नंबर लाना बहुत मुश्किल हो गया है। अच्छा, ये आसान भी है तो मुश्किल भी है। आसान इसलिए है कि अगर आपको पता है कि इसका आंसर सी है तो ये आंसर आपको तुरंत नंबर दे देगा, आधा नंबर। और आपने अगर मान लो सी की जगह बी लगा दिया या कोई और ऑप्शन लगा दिया तो ये तुरंत गलत भी कर देगा। तो ये बिल्कुल आर पार वाली जो है लड़ाई है। इसके लिए मैंने आपको लास्ट पेपर के अंदर भी समझाया था कि आपको एमसीक्यू और फिल जो रिक्त स्थान है उसको समझने के लिए, उसको अच्छे से करने के लिए जो पार्ट के पीछे जो महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे हैं, है ना, और उनके जो एमसीक्यू दे रखे हैं बहुत अच्छे से करके जाइएगा। आपके 99% क्वेश्चन जो है आपको आराम से 95-99% क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से आ रहा है कि चूहों में विष संकालुता किसके प्रति उत्पन्न होती है? रैट्स डेवलप टॉक्सिक सेंसिटिविटी टुवर्ड्स वारफेरिन, बेरियम कार्बोनेट, जिंक फॉस्फोइड या रोडाफेरिन। तो आंसर क्या जाएगा बेटा इसका? सी आंसर इसका सही माना जाता है। विष संकालुता क्या होती है, टॉक्सिक सेंसिटिविटी क्या होती है? देखिए बेटा, ये चूहों को मारने की जो दवाइयां होती हैं उसके लिए वर्ड काम आती है, काम आता है। ये चूहों को मारने की जो दवाइयां होती है उनको क्या कहते हैं अपन? रोडेंटिसाइड्स या कृंतकनाशी कहते हैं। कृंतक यानी कि कुतरने वाले, जैसे कि चूहे हैं, गिलहरियां हैं, ये कुतरने का काम करते हैं और बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो उनको मारने के लिए जो दवाइयां काम आती हैं ये लगभग 3 प्रकार की होती है। तीव्र कृंतकनाशी, दीर्घकालीन यानी कि क्रोनिक रोडेंटिसाइड्स, धूमक यानी कि फ्यूमिगेंट्स होते हैं। जो तीव्र वाले होते हैं, एक्यूट वाले, वो क्या होते हैं? बहुत तुरंत प्रभाव से अपना जो है तुरंत प्रभाव दिखाते हैं। अब तुरंत प्रभाव दिखाते तो हैं, तो चूहे क्या करते हैं? उसको खाते नहीं है। जब नहीं खाते हैं तो अपन क्या करते हैं? उसको पहले उसको लालच देते हैं, और लालच के रूप में फिर जिंक फॉस्फोइड को, ये अधिकतर अपनाया जाने वाला केमिकल होता है जिसके प्रति चूहों के मन में क्या पैदा होती है? शंका पैदा होती है और डाउट पैदा होता है, जिसको दूर करने के लिए अपन उसको लोभ के रूप में, लालच के रूप में सामान्य चूगा खिलाएंगे, और फिर एक दिन उस सामान्य चूगे के अंदर क्या मिला देते हैं? जिंक फॉस्फोइड मिला देते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक के खोजकर्ता कौन है? देखिए, एंटीबायोटिक वर्ड पूछा गया है और स्टेप्टोमाइसिन पूछा गया है। आपके पांचों चैप्टर के अंदर जो संक्षिप्त इतिहास दे रखा है पादप रोग विज्ञान का, ठीक है, उसके अंदर दे रखा है स्टेप्टोमाइसिन। तो स्टेप्टोमाइसिन जो है वो 1944 के अंदर जो है वैक्समैन नाम के वैज्ञानिक ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। ठीक है, वैक्समैन नाम के वैज्ञानिक ने। इसके बाद में अच्छा, यहाँ पर मिलार्डे और दे रखा है। मिलार्डे ने क्या डिस्कवर किया था पता है आपको? मिलार्डे ने बोर्डेक्स मिश्रण डिस्कवर किया था। कौन सा? बोर्डेक्स मिश्रण बनाया था। और ये बोर्डेक्स मिश्रण जो है कब बनाया था? 1885 के अंदर बनाया था। अगर आपसे पूछ लें कि भाई बोर्डेक्स मिश्रण किसका बना होता है, तो बोर्डेक्स मिश्रण 3 का बना होता है, 1 2 3, है ना। सबसे पहले कॉपर सल्फेट CuSO4 अनुपात चूना लाइम, है ना, लाइम और पानी। और ये रेशियो पूछ लें तो भी आपको ध्यान में होना चाहिए, 5:5:50। ठीक है, इस रेशियो में अपन बोर्डेक्स मिश्रण बनाते हैं। और ये बोर्डेक्स मिश्रण जो है वो किसने बनाया था? प्रोफेसर मिलार्डे, यानी कि PMA मिलार्डेट नाम के वैज्ञानिक ने इन्होंने बनाया था। ठीक है, फ्लेमिंग का और बटलर का जरूर दे रखा है। फ्लेमिंग का आपको नहीं दे रखा तो मैं ज्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। बटलर की बात करते हैं अपन। बटलर अंकल, पूरा नाम इनका EJ बटलर है। और ये EJ बटलर जो है बेटा, मैं बता दूं आपको, पूरे EJ बटलर जो है पूरे आपके बायो के अंदर 3 बार आते हैं। कितनी बार आते हैं? 3 बार। 1 2 3। EJ बटलर कितनी बार आते हैं? EJ बटलर 3 बार आते हैं। ठीक है, पादप रोग विज्ञान के जनक, पादप रोग विज्ञान के जनक, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, कहां पर? भारत के अंदर। ठीक है, उसी प्रकार से पादप कवक विज्ञान के जनक, पादप कवक विज्ञान के जनक, फादर ऑफ माइकोलॉजी, कहां पर? भारत के अंदर। और EJ बटलर का नाम तीसरी बार कहां आता है?
बाजरे का जो मृदुरोमिल आसिता रोग है, बाजरे का डाउनी मिल्ड्यू, उसमें इसकी उस रोग की डिस्कवरी भी किसने की थी? ईजे बटलर ने की थी। तो ईजे बटलर कितनी बार घूमता है? 3 बार घूमता है। कहाँ कहाँ पर? दो के पापा है, ये क्या है? जनक है पापा। किसके पापा है ये? पादप रोग विज्ञान प्लांट पैथोलॉजी के पापा हैं। कहाँ पर? इंडिया के अंदर। दूसरा किसके पापा है? कवक विज्ञान प्लांट माइकोलॉजी के पापा। कहाँ पर? इंडिया में। और बाजरे का डाउनी मिल्ड्यू ईजे बटलर। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार साइकोप्लाज्मा जो है किसके अंदर रखे गए हैं? साइकोप्लाज्मा की बात की जा रही है। इसको साइकोप्लाज्मा की बात की जा रही है, तो साइकोप्लाज्मा जो है आपको पॉलीक्यूट्स के अंदर रखे जाते हैं। खैर यहाँ पर एक चीज और होनी चाहिए थी, पॉलीक्यूट्स के अंदर रखे जाते हैं। साथ में और मैं बता दूं, फाइटोप्लाज्मा या माइकोप्लाज्मा किस में रखे जाते हैं? फाइटोप्लाज्मा या माइकोप्लाज्मा एमएलओ किस में रखे जाते हैं? तो ये रखे जाएंगे बेटा किसके अंदर? मॉलिक्यूल्स के अंदर, मॉलिक्यूल्स में ये रखे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं पर नेक्स्ट। प्रदूषण के अच्छे सूचक, गुड इंडिकेटर्स ऑफ पॉल्यूशन कौन कौन होते हैं बेटा? जीवाणु, वायरस, कवक या लाइकेन? तो आंसर क्या जाएगा? लाइकेन। बिल्कुल आंसर क्या जाएगा? लाइकेन। लाइकेन किसका संबंध होता है? आपको पता होना चाहिए। लाइकेन जो है कवक यानी कि फंजाई, फंजाई का संबंध किसके साथ निभाया जाता है? शैवाल के साथ निभाया जाता है। एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया के साथ निभाया जाता हो तो ऐसे संबंध को अपन क्या कहते हैं? ऐसे संबंध को अपन क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। और ये लाइकेन संबंध कहाँ निभाया जाता है? जहां पर प्रदूषण नहीं होता है, वायु प्रदूषण बिल्कुल नहीं होता हो, वहां पर लाइकेन बनता है। यानी कि अगर मेरे को लाइकेन दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उसके आसपास प्रदूषण नहीं है। तो इस वजह से जहां पर लाइकेन उगता है वहां पर प्रदूषण नहीं होता है। इसलिए अपन इसको क्या मानते हैं? प्रदूषण के सूचक मानते हैं कि भाई अपन जहां अगर मान लो इस एरिया में मान लो लाइकेन उग रहा है, मतलब इस एरिया में प्रदूषण बिल्कुल नहीं है। तो ये कौन बता रहा है? लाइकेन बता रहा है। नमक के घोल में निम्न में से किसका प्रबंधन किया जा सकता है? तो नमक के घोल के अंदर आपको बता दूं, आपको मैं बाजरे का जो अर्गट या चेपा रोग होता है उसका प्रबंधन किया जाता है। जो बाजरे के बीज बोने से पहले अपन उसको 20% नमक के पानी में रखते हैं, जिसको अपन ब्राइन विलियन कहते हैं। उसमें नमक के पानी में बीज को डाल देंगे। जो थोथे बीज होते हैं, हल्के बीज होते हैं, वो ऊपर की ओर आ जाएंगे और जो अच्छे बीज होते हैं वो नीचे की ओर बैठ जाते हैं। इस प्रकार का जो प्रबंधन है वो किसमें किया जाता है बेटा? बाजरे का अर्गट रोग में किया जाता है। अच्छा, इस प्रकार का प्रबंधन मैं आपको और बता दूं, जब अपन चैप्टर नंबर 9 के अंदर निमेटोड से होने वाली जो रोग होते हैं, गेहूं का सेहू और टुंडू रोग, उसमें भी आपको ये प्रकार का उपचार देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपकी बुक में इसको 2 बार दे रखा है, एक तो इसमें दे रखा होगा और एक गेहूं का सेहू ईयर कोकल डिजीज के अंदर दे रखा होगा। चलिए आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट। मित्र फफूंद बोला गया है, फ्रेंडली फंजाई बोला गया है। तो फ्रेंडली फंजाई किसको कहते हैं बेटा? ट्राइकोडर्मा को कहते हैं, ध्यान में रखना। यहाँ पर 2-3 थोड़े से कंफ्यूजिंग वर्ड आते हैं, उसको भी मैं आपको बता दूं। दो तीन कंफ्यूजिंग वर्ड आते हैं। एक तो है ट्राइको, एक तो है ट्राइकोडर्मा, एक है ट्राइकोग्रामा, ट्राइकोग्रामा, एक है ट्रोगोडर्मा, ट्रोगोडर्मा। ठीक है, अब ये देखिए 2-3 वर्ड है वो जो आपके सामने मैंने लिखे हैं, वो काफी कंफ्यूजिंग वर्ड दिखाई दे रहे होंगे आपको बिल्कुल। तो ये ट्राइकोडर्मा तो ये आपके सामने है। ये जो इस प्रकार की क्या है बेटा? ये मित्र फफूंद है, फ्रेंडली फंजाई बोल सकते हैं, बेनिफिशियल फंजाई बोल सकते हैं। ठीक है, ये ट्राइकोग्रामा क्या है? ट्राइकोडर्मा तो ये हो गया। ट्राइकोग्रामा, ट्राइकोग्रामा या ट्राइकोग्रामा की बात करें तो ये एक प्रकार का अंड परजीव्याप कीट होता है, एक पैरासिटोइड इंसेक्ट होता है, अंड परजीव्याप। ट्रोगोडर्मा ये खपरा बिटल का वैज्ञानिक नाम होता है, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम खपरा बिटल का वैज्ञानिक नाम होता है। तो ये 2-3 मिलते जुलते शब्द हैं जिससे आप थोड़ा सावधान रहना, आपको कंफ्यूजन में डाल सकता है। नेक्स्ट, हरित वाली रोग किस फसल में होता है? अरे यार, हरित वाली तो बाजरे के अंदर होता है, बाजरे का रोग दे रखा है बिल्कुल। चलिए, हरित वाली रोग हो जाएगा। किससे होता है? कवक से होता है। कवक का नाम स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला के नाम से होता है। ठीक है सर, आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट।
सबसे छोटे सूत्रकृमि की लंबाई पूछ रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन होते हैं, वो जो हर एग्जाम में, हर बोर्ड के एग्जाम में ये रिपीट करता रहता है। सबसे छोटे के पूछ लेगा, या सबसे लंबे सूत्रकृमि का नाम पूछ लेगा, या नाम पूछेगा, या फिर उनकी लंबाई पूछ लेगा। देखिएगा, सबसे छोटे सूत्रकृमि की बात करें अपन तो 0.2 mm ये सबसे छोटा, ये हो जाएगा सबसे छोटा सूत्रकृमि। 11 mm ये हो जाएगा सबसे लंबा सूत्रकृमि, सबसे लंबा सूत्रकृमि। सबसे छोटा सूत्रकृमि का नाम क्या हो जाएगा? पैराटाइलेंकस, पैराटाइलेंकस स्पीसीज। और सबसे लंबे सूत्रकृमि का नाम क्या हो जाएगा? पैरालोंजिडोरस, पैरालोंजिडोरस स्पीसीज। इस नाम से आप याद कीजिएगा इसको, लोंजी या लोंगी कर सकते हैं, लोंगिडोरस, लोंगी मतलब लॉन्ग, टाइलेंकस सबसे छोटा सूत्रकृमि। नेक्स्ट बोलेंगे, गेहूं का पीली रोली रोग जो है, इसका रोग कारक का नाम बताना है आपको। येलो रोड डिजीज ऑफ व्हीट, इसका नाम पूछा गया है। येलो, इसको आप ऐसा करो, येलो रस्ट डिजीज ऑफ व्हीट करो, इसको रस्ट करें इसको। पक्सिनिया रिकोन्डिटा, अस्ट्रागोन्यूडा, पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस या फाइटोप्लाज्मा। देखिए, 3 प्रकार की रोलियां होती हैं। एक तो होती है ब्लैक, एक होता है येलो, और एक होता है ब्राउन और एक होगा येलो। तो ब्लैक वाले का क्या नाम हो जाएगा? पक्सिनिया ग्रेमिनीस स्ट्रेटिसाई, ठीक है। ब्राउन का क्या हो जाएगा? पक्सिनिया रिकोन्डिटा। और येलो का क्या हो जाएगा? पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस। अब यहाँ पर कोई दे रखा है स्ट्राइफॉर्मिस, हाँ दे रखा है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस, इसका तीसरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, महामृग सीड्स किस रोग में पाए जाते हैं? यानी कि जो जाइंट टॉप्स बनते हैं या फिर जो स्टैग हेड बनते हैं, इसको अंग्रेजी में और क्या कह सकते हैं? स्टैग हेड। ये स्टैग हेड फॉर्मेशन किस में होता है बेटा? सरसों में होता है। सरसों का कौन सा रोग? सफेद रोली, व्हाइट रस्ट डिजीज ऑफ मस्टर्ड। इस डिजीज के अंदर ये अवस्था देखने को मिलती है। ये क्या होती है? जब अपन ये रोग पढ़ते हैं तब मैं आपको बताता हूं कि ये रोग सरसों या फिर क्रूसीफेरी फैमिली की जितने भी सब्जियां आती हैं या जितने भी फसल आती हैं, उसमें सबसे खतरनाक रूप से आने वाला रोग होता है। 2 अवस्थाओं में रोग आता है ये, स्थानीय अवस्था पर, और दूसरी अवस्था आती है सर्वांगी संक्रमण, सिस्टेमिक इन्फेक्शन। सिस्टेमिक इन्फेक्शन के अंदर क्या होता है? जो उसका पुष्पक्रम होता है, इन्फ्लोरेसेंस, वो चेंज होके स्टेग हेड यानी कि महामृग सीड्स के रूप में चेंज हो जाता है। जैसे हिरण का जो सिर होता है, हिरण के सिंग होता है, वैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर चेंज होता है, जिसकी वजह से उसमें पुष्पन सही से नहीं हो पाता है, फ्लावरिंग सही से नहीं हो पाती है, और फ्लावर नहीं बनेगा तो सीड नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस प्रकार आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आगे वापस सबसे लंबे सूत्रकृमि की लंबाई मैंने बताया था आपको 11 mm, पैरा लोंजिडोरस के नाम से इसको अपन जानेंगे। केचुए में लार ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो कहाँ पर मिलेगी, ये अपने को बताना है, जल्दी से बता दीजिएगा। केचुए में लार ग्रंथियां आपको कहाँ मिलती हैं? लार ग्रंथियां की बात करें तो ये आपको ग्रसनी, बिल्कुल फेरिंग्स के अंदर मिलेगी, जहां पर लार का स्रावण होगा। लार के अंदर जो ट्रिप्सिन वगैरह एंजाइम जो है वो यहाँ पर रिलीज होंगे और उसका पाचन करने में सहायक होता है। टेरिटिलिस या टोरटलिस है ना, इसको टेरिटिलिस भी कह सकते हैं, टोरटलिस भी कह सकते हैं। क्या होता है? ये एक प्रकार का व्यंजन, बिल्कुल ये प्रमुख व्यंजन है, मेन डिश होती है। ये किसके बनाई जाती है? टिड्डे से बनाई जाती है। आप साउथ मैक्सिको चले जाओ, दक्षिणी मैक्सिको साइड में जो टिड्डे होते हैं, उन टिड्डे को मारकर उनको तेल में फ्राई किया जाता है और सॉस के साथ में खाया जाता है, तो एक प्रमुख व्यंजन बनता है। व्यंजन का नाम क्या है? टोर्टिलस। चिबुकास्ती मैंडिबल आकार में कैसे होते हैं, उनकी बात करते हैं। देखिएगा, मैंडिबल जो है यहाँ पर आपको त्रिभुजाकार ट्राइंगल शेप में मिलेंगे। मैंडिबल भी आपका पता है कि टिड्डे का मुखांक होता है। नेक्स्ट, श्रमिक मधुमक्खियों का कार्य क्या है? श्रमिक मधुमक्खियों का क्या कार्य है? परागकण और शहद लाना, शत्रुओं से रक्षा करना, शिशुओं को भोजन देना, या उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। देखिए, श्रमिक मधुमक्खियां क्या होती हैं? नर होते हैं कि मादा होते हैं, या कैसा होता है ये? तो बड़ा बता दो आपको, श्रमिक मधुमक्खियां नर नहीं होती है, ये मादाएं होती है, केवल और मादा रहती है।
और मादा के अंदर भी नपुंसक मादा यानी कि स्टेराइल फीमेल की कैटेगरी में आती है। कौन सी मधुमक्खियां? श्रमिक मधुमक्खियां। वर्कर्स बीज जो है वो नपुंसक मादाएं यानी कि स्टेराइल फीमेल्स में काउंट होती हैं। और श्रमिक, देखिए श्रमिक का कोई काम नहीं है यहाँ पर विशेष रूप से अंडे देने में या फिर इसमें कोई काम नहीं है, बस मेन काम जो है शहद लेके आना है, परागकण लेके आना है, छत्ते की सुरक्षा करनी है, छत्ता टूट गया हो तो उसको मरम्मत करना है ना। तो यानी कि आंसर क्या जाएगा? उपरोक्त सभी जाएगा, सभी काम करते हैं यहाँ पर। श्रमिक मधुमक्खियों के मुखांक कैसे होते हैं? काटने और चबाने वाले, ये तो टिड्डे में होते हैं। चबाने और चाटने वाले, हाँ ये हो सकते हैं। चुबाने और चूसने वाले, ये पिस्सू के अंदर होते हैं, पिस्सू के अंदर होते हैं। तो चबाने और चाटने वाले बिल्कुल। चिविंग एंड लिकिंग या लैकिंग, या इसको अपन और क्या कह सकते हैं? लैपिंग टाइप है ना, ILAPPING, लैपिंग टाइप के मुखांक यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जोंक का शरीर कितने खंडों में बटा होता है? देखिए आपको बता दूं, लीच की जो बॉडी होती है वो 33 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड होती है। सेगमेंटेशन की बात आए, जब भी खंड की बात आएगा तो आपको पूरे बुक के अंदर आपको खंड की बात करूं मैं तो जो कीट का शरीर होता है, कीट का शरीर 20 खंडों में विभाजित होता है। वयस्क कीट का शरीर 20 खंडों में विभाजित होता है, ठीक है। उसी प्रकार से केंचुआ, जब आप अर्थवर्म पढ़ोगे केंचुआ तो उसका शरीर जो है 110 से 150 खंडों में विभाजित होता है, ठीक है। जोंक का शरीर जो है वो 33 खंडों में विभाजित होता है। ये खंड याद रखना, ये क्वेश्चन आता है यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट। तालाब को स्वच्छता में सुधार लाने वाली मछली कौन सी है? ऐसी कौन सी मछली है जो तालाब के अंदर उसको वहाँ की मिट्टी खाती है और मिट्टी खाने के बाद में उसकी सफाई में काफ़ी हेल्प करती है? तो मैं बता दूं, इसको काली रोहू के नाम से प्रसिद्ध है ये कलबासु। कलबासु मछली को अपन क्या कहते हैं? ब्लैक रोहू, काली मछली कहते हैं इसको, काली रोहू कहते हैं इसको। ये मछली क्या करती है? मुख्य रूप से जो तालाब का पैंदा वाला भाग होता है, बॉटम से खाना पसंद करती है। बॉटम के अंदर जितने भी जंतु प्लवक होते हैं, पादप प्लवक होते हैं, मिट्टी होती है, उसको खाना पसंद करती है। जब मिट्टी खाती है तो तालाब की अपना आप क्या रहती है? सफाई रहती है। इस वजह से इसको बोला गया है कि भी ये इसको साफ करती है। चलेगा, अब आपको क्या करना है? रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करनी है। तो करते हैं अपन, स्टार्ट होते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति। इस प्रकार के क्वेश्चन जब आते हैं मैडम तो ध्यान रखिएगा। चलिए स्टार्ट करें अपन। जब भी रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है? अपने कॉपी के अंदर पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या कीजिएगा? क्वेश्चन नंबर 2 डाल दिया, 2 डालने के बाद में पहले का जो भी आंसर है वो डायरेक्ट लिखेंगे। दीमक में टर्मेट एरिया का निर्माण, यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? दीमक में टर्मेट एरिया का निर्माण श्रमिकों द्वारा किया जाता है। तो आपको टर्मेट एरिया लिख देना है और नीचे ऐसे 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 डॉट डॉट लगा देना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आराम से आधा नंबर आपको मिल जाएगा। लेडी बर्ड बिटल खालिस्तान का भक्षण करती है। तो लेडी बर्ड बिटल जो है मोइले का भक्षण करती है या फिर एफिड का भक्षण करती है, एफिड, ठीक है। परभक्षी सामान्यतः अपने परपोषी से आकार में क्या होते हैं? परभक्षी जो प्रीडेटर होते हैं वो आकार में बड़े होते हैं, ध्यान में रखना, लार्ज साइज के होते हैं, लार्ज इन साइज होते हैं। परभक्षी या प्रीडेटर की डेफिनेशन क्या होती है? ऐसे जीव जो हमेशा स्वतंत्र रहते हो, हमेशा फ्री लिविंग रहते हो और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, ये किसी बॉडी के ऊपर नहीं रहते, ये फ्री लिविंग रहते हैं, आसपास घूमते रहते हैं और अपने शिकार से आकार में काफी बड़े होते हैं। एग्जाम्पल बताऊं मैं, जैसे ये लेडी बर्ड बिटल, ये लेडी बर्ड बिटल जो है ना ये एक प्रकार का परभक्षी है, ठीक है, परभक्षी। जबकि मोइला क्या होता है? बहुत छोटा होता है, परपोष, ये क्या हो जाएगा? परपोषी, इसके ऊपर डिपेंड रहेगा तो क्या हो जाएगा? परपोषी। तो लेडी बर्ड बिटल होती है, लेडी बर्ड बिटल कैसे होती है? आकार में बड़ी होती है। मोइला कितना होता है? बिल्कुल छोटा सा होता है। तो छोटे से मोइले पर इतनी बड़ी बिटल अटैक कर रही है, जिसको अपन क्या कहते हैं? परभक्षी। तो आकार में क्या होते हैं? ये बड़े होते हैं। बरूथी को मारने वाले विषों को क्या कहते हैं? इसको अपन बरूथीनाशी, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? मिटीसाइड,
या एक्रिसाइड के नाम से जानते हैं, जो चाहो वो लिखो, यहाँ पर बहुत सारे नाम हैं यहाँ पर, मीटिसाइड्स और एक्रिसाइड्स के नाम से जानते हैं। डैश डैश द्वारा होने वाला प्रमुख रोग नारियल का कड़वा या कड़ंग कड़ंग, ये कड़ंग कड़ंग करना, कड़ंग कड़ंग रोग होता है। ये होता है बेटा वायरोइड से, ध्यान रखिएगा। ये वायरोइड के द्वारा दो ही रोग होते हैं, वैसे तो और भी हो सकते हैं पर अपने बुक में दो ही दे रखे हैं, एक तो नारियल का कड़ंग कड़ंग दे रखा है और एक आलू का तरकुकंद रोग दे रखा है, स्पिंडल ट्यूबर रोग दे रखा है, जो किससे होता है, वायरोइड से होता है। टेस्ट डैश एक प्रोटीन में संक्रामक कण है, प्रियोन। प्रियोन जो होते हैं, प्रियोन वो क्या होते हैं, पीआईपी पार्टिकल होते हैं। पीआईपी बोले तो प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल, प्रोटीन में संक्रामक कण। ध्यान रखिएगा प्रियोन कोई कोशिका नहीं है, कोई सेल नहीं है, ना ये प्रोकैरियोटिक में आती है ना ये यूकैरियोटिक में आती है, ये है ना, ये हमेशा आपको पार्टिकल के रूप में मिलेगा। मूंगफली के विषाणु गुच्छा रोग के रोग कारक का संचरण किस कवक के द्वारा होता है, यस ये आंसर हो जाएगा पॉलीमिक्सा ग्रेमिनिस, पॉलीमिक्सा ग्रेमिनिस, पॉलीमिक्सा ग्रेमिनिस, पॉलीमिक्सा ग्रेमिनिस। देखिए ये कवक है। संचरण की बात की जा रही है, संचरण यानी कि ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन का मतलब होता है ऐसा कौन सा जीव है, जीव जो उस रोग कारक को एक पौधे से दूसरे पौधे में लेके जाएगा, उसी को अपन संचरण कहते हैं, और जो ले जाने वाला होगा उसको अपन वाहक या वेक्टर कहते हैं। वाहक की बात की जाए बेटा तो आपके सिलेबस में जो रोग दे रखे हैं, एक तो ये नाम दे रखा है मूंगफली का विषाणु गुच्छा रोग, इसका वाहक कौन होता है, कवक। कवक का नाम बता दिया मैंने आपको, बोल के बताओ क्या, बोल के बताओ क्या, पॉलीमिक्सा ग्रेमिनिस, क्या पॉलीमिक्सा ग्रेमिनिस। और जबकि भिंडी का पीत शिरा मोजेक, येलो बैन मोजेक पोकरा, टमाटर का पर्ण कुंचन, लीफ कर्ल ऑफ टोमेटो, इसका वाहक कौन होता है, सफेद मक्खी, व्हाइट फ्लाई। व्हाइट फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, बेमेसिया टेबेसाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं पर नेक्स्ट। बाजरे के हरित वाली रोग को भारत में सर्वप्रथम, मैंने कहा था शुरुआत में, बटलर नाम के वैज्ञानिक ने, ई.जे. बटलर ने खोजा था। गेहूं में पीली रोली रोग का रोग जनक बताया था, पीली रोली का रोग का जनक क्या हो जाएगा, पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस, पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस जो है इसका हो जाएगा। और पक्सिनिया रिकोन्डिटा किसका हो जाएगा, ब्राउन का, भूरी का होता है। पक्सिनिया ग्रेमिनिस सेटिसाई किसका हो जाएगा, ठीक है वो ब्लैक का हो जाएगा। सिट्रस कैंकर रोग किसके द्वारा फैलता है, यस फैलता है, होता नहीं है, फैलने की बात कर रहे हैं, तो ये लीफ माइनर के द्वारा फैलता है, ध्यान में रखिएगा, लीफ माइनर के द्वारा फैलता है, लीफ माइनर के द्वारा ये रोग फैलता है। लीफ माइनर जिसको अपन हिंदी में सुरंगी कीट के नाम से भी जानते हैं, बिल्कुल इसके द्वारा ये फैलता है। चलेगा आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट। भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक किसे माना जाता है, बिल्कुल आंसर बता दो फटाफट से। भारत में देखिए मैं आपको पूरा बता देता हूँ, फादर ऑफ जो जनक हैं, जनक इसके पादप रोग विज्ञान के दो जनक हैं यहाँ मेरे पास में, विश्व के अंदर अलग पापा हैं और भारत में अलग पापा हैं। विश्व के अंदर कौन है, एंटोन डी बेरी, एंटोन डी बेरी, और भारत में कौन है, ई जे बटलर। ठीक है यह हो जाएंगे बटलर अंकल हो जाएंगे। नेक्स्ट इज आयरिश दुर्भिक्ष के लिए कौन सा रोग उत्तरदायी था, आयरिश आयरलैंड का जो अकाल हुआ था वो किसने किया था, आपको ध्यान में आ रहा हो तो, आयरलैंड का जो काल है आयरलैंड का जो काल है वो आलू के ऊपर आया था, आलू का पछेती अंगमारी रोग की वजह से ये रोग आया था, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। और अगर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा लिखने की हिम्मत हो आप में तो ये कवक के द्वारा फैला था, कवक इसका रोगजनक है, कवक का नाम क्या है, फाइटोप्टेरा, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस,
इन्फेस्टेंस, ठीक है, इस प्रकार की कवक। और लगभग कितने लोग मरे थे उस टाइम पर? 12.5 लाख लोग मारे गए थे ड्यू टू स्टारवेशन, भूखमरी के कारण, अकाल की वजह से लगभग 12.5 लाख लोग क्या हो गए थे, मर गए थे। नेक्स्ट इज केंचुए का मुख शरीर के किस खंड पर पाया जाता है? पहले खंड पर पाया जाता है भाई, पहले खंड पर पाया जाता है, क्या कहते हैं? पेरिस्टोमियम के नाम से, प्रोटोस्टोमियम, पेरिस्टोमियम, ठीक है, पहले खंड पर मिलेगा। पिसू का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? पोलेक्स इरिटेंस। किस प्रकार के मुखांक पाए जाते हैं? आंसर क्या हो जाएगा? पिसू का वैज्ञानिक नाम पूछेगा, ध्यान रखेगा। चैप्टर नंबर 13 के अंदर जितने भी 4 दे रखे हैं परजीवी, उसके नाम जरूर जरूर ध्यान में रखेगा। इरिटेंस। किस प्रकार के मुखांग होते हैं भाई? चुभाने व चूसने वाले मुखांग होते हैं, पहले चुभाएगा फिर चूसेगा, चुभाने व चूसने वाले मुखांग, चूसने वाले मुखांग पाए जाते हैं। पायर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट्स आर फाउंड इन फ्लिया, ठीक है, पायर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट्स होते हैं। रबी फसलों में लगने वाले किसी एक कीट का नाम, कोई भी रबी फसल आपको याद है क्या? रबी में कौन होता है? चना होता है, तो चने का क्या हो जाएगा? फली छेदक, ग्राम पोर्ट बोरर, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, पूरा लिख दो आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। और आ रहा हो सर, मेरे को और आता है अभी, और लिख ले अभी, क्या लिखेगा? गेहूं का तना छेदक, गेहूं का तना छेदक, व्हीट स्टेम बोरर, व्हीट स्टेम बोरर। और आता है तो और लिख ले भाई, दीमक लिख ले, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। धान का खैरा रोग, बिल्कुल, ये 3-4 दे रखे हैं यहाँ पर। धान का खैरा रोग किससे, किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है, ध्यान रखेगा। लगे हाथ। फूल गोभी का विपटेल किससे होता है? फूल गोभी का विपटेल मोलिब्डेनम की कमी से होता है। उसी प्रकार से जय का ग्रेस पे, जय का ग्रेस पे किसकी वजह से होता है? मैंगनीज की कमी से होता है, ध्यान रखेगा, ठीक है। और टमाटर का BER, टमाटर का BER ब्लूसोमैन रोड, पुष्पाग्र गलन रोग कैल्शियम की वजह से। ये 3-4 दे रखे हैं आपकी बुक में, चारों याद कीजिएगा अच्छे से, चारों की कमियों से हो रहा है। पिसों के मुखांक बताए दिए थे अभी आपको, पिसों के मुखांक चुबाने और चूसने वाले होते हैं, ठीक है। पुनरोत्पादन किसे कहते हैं? देखिएगा, पुनरोत्पादन किसे कहते हैं? ये अपन आपको याद आ रहा हो, जब अपन कोई भी किस्म विकसित करते हैं तो विकसित किस्म के बीजों को उगाकर पुनः नए बीज प्राप्त करना क्या कहलाता है? पुनरोत्पादन कहलाता है। आपने कोई वैरायटी बनाई, मान लो, उस वैरायटी के जो बीज मिल रहे हैं उन बीजों को आपने उगाया, फिर पौधे बड़े हुए, वापस मिलेंगे बीज, उन बीजों को वापस उगाया, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जा रहे हैं। इसको क्या कह रहे हैं अपन? रीजनरेशन या रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कहते हैं, या रिप्रोडक्शन कह के इसको रीजनरेशन कहेंगे, रीजनरेशन। तो इसको क्या कहते हैं? पुनरोत्पादन। पादप प्रजनन को परिभाषित कीजिए। फसल के जीन प्रारूप में या क्रॉप के जीनोटाइप में चेंज करके नया उत्पाद बनाना जो मानव के लिए काम आए, मानव के उपयोग में आए, उसी को क्या कहते हैं अपन? पादप प्रजनन, प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं, ठीक है। विपुंसन किसे कहते हैं? व्हाट इज इमासोकुलेशन? देखिए, जब अपन संकरण प्रक्रिया करते हैं हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो मेल पार्ट होता है, जो नर भाग होता है, उस नर भाग को हटाना, किंतु फीमेल पार्ट को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, विदाउट डैमेज फीमेल पार्ट, तो उसको, इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? विपुंसन कहते हैं। मैंने आपको बताया था क्लास के अंदर कि सबसे पहले अपन संकरण हेतु जनक का चयन करते हैं, जनक या पेरेंट को सिलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद उसको इवेल्यूएट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, मूल्यांकन करने के बाद उसमें जो कंप्लीट फ्लावर है मेल और फीमेल, तो मेल पार्ट को हटाया जाता है, पर फीमेल को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, इसी को अपन क्या कहते हैं? विपुंसन कहते हैं। उसके बाद में ये फीमेल पार्ट खुला पड़ा हुआ है, इसके ऊपर कोई भी बाह्य परागकण या पोलन ग्रेन आ सकता है, कोई एक्सटर्नल बाहर का आ सकता है और इसको फर्टिलाइज कर सकता है, तो इसलिए नहीं हो, इसके लिए अपन क्या करते हैं? उसको ढक कर रखते हैं।
टकने को क्या कहते हैं अपन, बैगिंग करना, बैग लगाना कहते हैं। फिर अब ये तो एक पौधे में हो नहीं रहा, बहुत सारे पौधे में होगा, तो अपने को याद नहीं रहेगा, तो याद रखने के लिए अपन क्या कर लगाते हैं, टैग लगाते हैं, तो टैगिंग करना। उसके बाद में जो डिजायरेबल पोलन ग्रेन्स हैं, जो वांछित परागकण हैं, जो आपको जिससे करवाना है क्रॉस, वो लेके आएंगे और उसको बैग को हटा के अपन उसको स्प्रे कर देंगे, छिड़क देंगे। इसी को क्या कहते हैं अपन, संकरण प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं अपन खंड बी की तरफ चलते हैं, बी की तरफ चलते हैं। और चौथा क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है, जो लगभग 1.5 नंबर का आएगा, बाजरे के अर्गट रोग के रोगजनक और उसका प्रबंधन का उल्लेख करना है। बहुत बढ़िया, देखिएगा बाजरे का जो चेपा रोग है उसका रोगजनक कौन सा होता है बेटा, क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस। क्या होता है, क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस। अब प्रबंधन पूछा है, देखिए वैसे प्रबंधन में मैंने आपको बताया था, अगर आप कुछ भी याद नहीं आ रहा हो तो अपन कॉमन पॉइंट निकाल सकते हैं। कॉमन पॉइंट कैसे, अगेती फसल ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करना, फसल चक्रण अपनाना, है ना, रोग प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करना, कवकनाशी से बीजोपचार करना, ये अपन बेसिक पॉइंट है। फिर भी अगर मान लो आपको पर्टिकुलर याद है तो आप वो भी लिख सकते हैं। जैसे इसके अंदर बात करें अपन, इसमें क्या करते हैं, बीजों की बुआई से पहले बीजों को नमक के 20% विलियन के अंदर, ब्रायन विलियन के अंदर डुबो के रखते हैं। जो खराब बीज होंगे, रोगग्रस्त बीज होंगे, वो ऊपर की तरफ आ जाएंगे और अच्छे बीज नीचे बैठ जाएंगे। फिर उस पानी को छान के अपन बीज को सुखाकर काम ले सकते हैं, कवकनाशी से उपचारित कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पर कार्बेंडाजिम वगैरह का यूज कर सकते हैं और रोग प्रतिरोधक किस्मों का उपयोग कर सकते हैं। पूसा 23, पूसा मोती, इस प्रकार से रोग प्रतिरोधक किस्मों का उपयोग कर सकते हैं। ट्राइको डर्मा पाउडर से 4 ग्राम प्रति किलो बीज से बीजोपचार कर सकते हैं। इस प्रकार से आप आराम से इसको मैनेजमेंट में करके लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जो में आवर्त कंठवा रोग का रोगजनक का नाम लिखना है, इसका लक्षण लिखने और उसका केमिकल ट्रीटमेंट लिखना है ना। कवर्ड स्मट की बात की जा रही है, कवर्ड स्मट डिजीज इन बार्ले, सिम्टम्स और केमिकल मैनेजमेंट। ठीक है बेटा, आवर्त कंठवा रोग या कवर्ड स्मट की बात करें तो कवर्ड स्मट रोग किससे होता है, क्यों होता है, तो मैं बता दूं आपको, जौ के अंदर ये होने वाला रोग होता है और इसका जो रोगजनक है वो अस्ट्रेलागोहोल्डाई नाम की कवक नाम की फंजाई से होगा बेटा। तो रोगजनक का नाम तो आ गया अस्ट्रेलागोहोल्डाई। लक्षण की बात करें, आप आराम से पॉइंट टू पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि जो संक्रमित बालियां होती हैं उसमें दानों के स्थान पर कंड सोराई या कंड पुंज स्मट सोराई बन जाते हैं। ये स्मट सोराई क्या होते हैं, ये दानों का विकृत रूप होता है जो काले रंग का पदार्थ बन जाता है और उस दानों के चारों तरफ, उन बालियों के चारों तरफ जो है एक मजबूत झिल्ली का निर्माण हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो झिल्ली है मेम्ब्रेन वो आसानी से टूटती नहीं है। जब गाई या थ्रेसिंग की जाती है तब वो बालियों को जब अपन निकालते हैं मशीन के अंदर तब ये मेम्ब्रेन टूटती हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर जो बीजाणु होते हैं वो बीजों के बाहरी सतह पर जाकर चिपक जाते हैं। इस वजह से ये बाहरी बिजोड़ यानी कि एक्सटर्नली सीड बोर्न डिजीज भी कहलाती हैं। साथ में केमिकल मैनेजमेंट बताना है आपको, तो केमिकल मैनेजमेंट के अपन कार्बोक्सिन, विटावेक्स या ऑक्सीकार्बोक्सिन से बीजोपचार अपन 2.5 ग्राम प्रति किलो से अपन बीजोपचार कर सकते हैं। नेक्स्ट है कालत्रा कीट का वैज्ञानिक नाम आपको पता है, एम्सेक्टा मुरी नाम होता है, एम्सेक्टा मुरी। इसके लक्षण बताना, लक्षण का मतलब यह है कि इसकी पहचान बतानी कैसा दिखता है ये। तो आपको पता है जब भी अपन पहचान बताते हैं तो पहचान या तो उस वयस्क एडल्ट कीट की होगी या उसके लार्वा की होगी। अंडा वंडा तो अपन लाइफ साइकिल में देखेंगे, फिर भी ये भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि उसका वयस्क जो होता है वो बड़े आकार का स्थूलकाय आकार का होता है। इसका शरीर जो है वो 3 भागों में विभाजित होता है ना। मुख के अंदर सिर, वक्ष और उदर में विभाजित होता है। इसके उदर के किनारों पर और वक्ष के किनारों पर जो है स्कारलेट यानी कि सिंदूरी रंग की पट्टी पाई जाती है, सिंदूरी रंग का आवरण होता है। इसकी जो कैटरपिलर होती है लार्वा वो 40 से 45 या 40 से 50 mm लंबी होती है। पूरा शरीर, लार्वा का पूरा शरीर जो है वो भूरे रंग के बालों से, लाल भूरे रंग के बालों से ढका रहता है। इस वजह से इसको रेड हेयर कैटरपिलर भी कहा जाता है। ठीक है, ये अपन हो जाएगा। और अंडों का आकार भी लिखना हो तो भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अंडों का आकार भी दे रखा है लाइफ साइकिल के अंदर कि इसके अंडे जो है वो पोस्ट के दानों के आकार के होते हैं, ओपियम सीड लाइक होते हैं। ठीक है, महत्व का मतलब ये है कि नुकसान कैसा पहुंचा रहा है ये, तो भैया ये नर्सरी का
मतलब लगभग सभी खरीफ के फसलों को नुकसान पहुंचाता है। और जो हल्की भूमि होती है, जहाँ पर हल्की सिंचाई होती है, हल्की भूमि होती है, कम पानी दिया जा रहा हो, वहां पर इस कीट का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और ये काफी नुकसान जो है वो पहुंचाना पसंद करता है। फड़का कीट का यहाँ पर आपको नियंत्रण लिखना है, ग्रास ऊपर का नियंत्रण लिखना है। तो ग्रास ऊपर के नियंत्रण के लिए अपन आराम से लिख पाएंगे। देखिए बेटा, ग्रास ऊपर का नियंत्रण कैसे किया जाता है, जहां पर इसके अंडे देने का जो जगह होती है, प्रजनन स्थल होता है, उस प्रजनन स्थल के चारों तरफ आपको गड्ढा खोद लेना है और गड्ढा खोद के उसके अंदर 2% लिंडेन पाउडर का छिड़काव कर देना है। जब 2% लिंडेन पाउडर का छिड़काव किया जाता है और जब ये अंडों से निम्फ बनते हैं, अर्भक बनते हैं, तो जब कूदते हैं तो कूदते समय उस गड्ढे में गिर जाएंगे और गड्ढे के अंदर आपने पहले ही कीटनाशक का छिड़काव कर रखा है तो मर जाएंगे। नंबर 2, यहाँ पर आग फेंकने वाला यंत्र आता है, फ्लेम थ्रोवर। इसका उपयोग करके अपन सुबह शाम खेत में जाके अपन इस स्प्रे करेंगे आग फेंकने वाला यंत्र का, जिससे जितने भी अर्भक निम्फ हैं, एडल्ट हैं, वो मर जाएंगे। नंबर 3, यहाँ पर एक बीटल आती है, ट्रोक्स प्रोसेरस बीटल का उपयोग करके भी अपन इसको कंट्रोल में ले सकते हैं। नंबर 4, जहरीला चारा खिला के, जहरीला चारा के अंदर सोडियम फ्लोसिलिकेट या पेरिस ग्रीन को गेहूं के भूसे के साथ मिला के आप खेत में आप करके आए, इसको डाल के आए, तो इसको खाने से भी कंट्रोल में आता है। बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया का भी यूज ले सकते हैं। तो इतने सारे मैनेजमेंट है, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फफूंद के कवक तंतु का नामांकित चित्र आप आराम से बनाइएगा। माइसीलियम का डायग्राम बनाना है, माइसीलियम का डायग्राम आप आराम से बना सकते हैं। 2 प्रकार के माइसीलियम होते हैं, आपको पता ही है। 2 प्रकार के माइसीलियम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कौन से? एक तो पटयुक्त और एक पटहीन यहाँ पर बन जाएंगे। ये कौन सा हो जाएगा? पटयुक्त हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा? पटहीन, जिसमें बिल्कुल भी, है ना, है ना, इस प्रकार से अपन बना सकते हैं। तो ये जो है वो सब क्या हो जाएंगे? केंद्रक हो जाएंगे, केंद्रक। ये क्या हो जाएंगे? आपके हाइपा या कवक तंतु हो जाएंगे। ठीक है, ये साकित हो जाएगा, ब्रांच हो जाएगा। इस प्रकार से डायग्राम आप बना लीजिएगा। ये आपका सेप्टेट साकित है, ये और सेप्टेट है, पटयुक्त है, और ये असेप्टेट है, पटहीन है। ये आपको तीनों क्लास में मिलेगा। ये आपको केवल ओमाइसिटीज या फाइकोमाइसिटीज क्लास में मिलेगा, जिसके एग्जांपल है एल्ब्यूको कैंडिडा वगैरह, इसमें मिलेगा। नेक्स्ट, विषाणु वायरस के कोई 3 लक्षण। हाँ, ये लक्षण वाला क्वेश्चन तो जरूर आता है, चाहे वो वायरस के पूछे, चाहे वो कवक या फंजाई के पूछे, चाहे वो बैक्टीरिया के पूछे। तो वायरस के क्या लक्षण हो सकते हैं भाई? ये न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल, न्यूक्लियो प्रोटीन कण होता है, जो कि डीएनए आरएनए प्लस प्रोटीन के आवरण से मिलकर बने होते हैं। इसके प्रोटीन को अपन कैप्सिड कहते हैं, जो कि छोटी छोटी उप इकाइयों से बने होते हैं, जिसको अपन कैप्सोमियर कहते हैं। फिर अपन लिख सकते हैं कि ये जो है वो मध्य जीवित होते हैं, ना तो ये जीवित है ना ये अजीवित है, ये मध्य जीवित होते हैं। और परपोषी की जो मशीनरी होती है उसका उपयोग करते हैं, अविकल्पी परजीवी होते हैं। ठीक है, और कोई 2-3 रोग लिख सकते हैं अपन आराम से, जैसे कि टमाटर का पर्ण कुंचन, भिंडी का पीसरा मोजेक, मूंगफली का विषाणु गुच्छा, है ना, बहुत सारे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भिंडी के पीतसरा मोजेक रोग के रोग कारक का नाम अभी बताया था आपको। भिंडी के पीतसरा मोजेक, भिंडी येलो वेन मोजेक वायरस, ये तो हो गया रोगजनक। फिर पूछा है लक्षण। लक्षण क्या होता है भाई? पीली सिराओं का जाल बन जाता है, पत्तियां फल पीले पड़ जाते हैं, और अधिक संक्रमण से लगभग 94% नुकसान खेत में होता है। अगर 100 भिंडी लग रही है तो 100 में से 94 94 भिंडी खराब हो जाएगी, पीली पड़ जाएगी। फल छोटे बनते हैं, पीले पड़ते हैं, फल जो है विकृत बनेंगे, है ना, पौधा सूख जाएगा, पौधे में पीलापन आ जाएगा। तो बहुत सारे कारण अपन देख सकते हैं। रासायनिक प्रबंधन, इसके लिए यहाँ पर एक पॉइंट आता है SAR। सार क्या होता है? सर्वांगीण उपार्जित प्रतिरक्षा, सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। कि देखिए वायरस का कोई, क्योंकि वायरस से होता है और आपको पता है वायरस का कोई इलाज नहीं होता है, तो वायरस का इलाज नहीं है तो क्या करते हैं अपन? फसल के ऊपर ऐसे केमिकल छिड़कते हैं, जैसे बेंजोइक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल। ये जब अपन छिड़कते हैं तो फसल के अंदर उस रोग से लड़ने की, उस वायरस से लड़ने की जो प्रतिरोधकता आती है, रेजिस्टेंस पावर आती है, तो इससे क्या होगा? वो वायरस से लड़ जाएगा। प्रतिरोधी किसमें लगा सकते हैं अपन? और केमिकल के रूप में मैंने आपको बता ही दिया, इसका आपको सार करना है, SAR करना है साथ में, क्योंकि ये सफेद मक्खी के द्वारा फैलता है और सफेद मक्खी एक प्रकार का कीट है। तो कीट को मारने के लिए अपन कीटनाशक छिड़केंगे, है ना। इमिडाक्लोप्रिड है, मोनोक्रोटोफॉस है, कुछ भी केमिकल का नाम, मिथाइल डिमेटोन है, या मिथाइल पैराथियान है, मेलाथियान है, जो भी आपको सुटेबल लग रहा हो। स्पेशली मेलाथियान यूज कीजिएगा, मेलाथियान काफी सुटेबल, काफी
सेफ रहता है सब्जियों के लिए, तो ये अपन कर सकते हैं केमिकल मैनेजमेंट में। ठीक है, और नीम का तेल भी डाल सकते हैं अपन, नीम खैर वो तो जैविक में जाएगा, जैविक प्रबंधन में, और नीम का तेल भी छिड़क सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, टमाटर में अगेती झुलसा रोग का सस्य प्रबंधन लिखना है। सस्य प्रबंधन आप चाहें तो इसके लक्षण भी लिख सकते हैं। टारगेट बोर्ड प्रभाव, यस, लक्ष्य पट प्रभाव इस रोग में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों के जो धब्बे बनते हैं उन धब्बों में आपको अंदर लहराती हुई रेखाएं दिखाई देगी, गोल चक्कर खाती हुई रेखाएं, जिसको अपन सकेंद्रीय लाइंस कहते हैं, कंसेंट्रिक रिंग्स कहते हैं। इसके इफेक्ट को अपन टारगेट बोर्ड प्रभाव कहा जाता है। मैनेजमेंट आपको पता है, सस्य प्रबंधन तो बिल्कुल आसान है ना, बीजोपचार कर देंगे अपन, ट्राइकोड्रामा से बीजोपचार कर सकते हैं, कार्बेंडाजिम वगैरह से बीजोपचार कर सकते हैं, थायरम कैप्टान से बीजोपचार कर सकते हैं, अगेती बुआई कर सकते हैं, फसल चक्रण अपना सकते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारे उपचार, कोई बड़ी बात नहीं है। बैंगन के लघुपूर्ण रोग का रोग कारक का नाम, यस, बैंगन के लघुपूर्ण रोग का रोग कारक का नाम होता है फाइटोप्लाज्मा या माइकोप्लाज्मा। ठीक है, ये होगा इसके लक्षण। बैंगन का पूरा पौधा छोटा हो जाता है, पर्व संध्या छोटी हो जाती है, तना सिकुड़ जाता है और तना भी छोटा रह जाता है, पत्तियां तने से चिपकी हुई नजर आती हैं, पूरा पौधा जाड़ी जैसा दिखाई देता है, फलोत्पादन बहुत कम हो जाएगा, बैंगन छोटे छोटे आकार के बनेंगे, रींगणे छोटे छोटे आकार के बनेंगे। केमिकल प्रबंधन, रासायनिक प्रबंधन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फाइटोप्लाज्मा से होता है और फाइटोप्लाज्मा को मारने के लिए अपन कौन सा एंटीबायोटिक यूज करते हैं, टेट्रासाइक्लिन। तो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक का स्प्रे किया जाता है। रोग प्रतिरोधी किस्में जैसे कि ब्लैक ब्यूटी, अर्कासील, पंथ्रदुराज, क्लस्टर, ये यूज कर सकते हैं अपन। ठीक है, और रोगिंग प्रक्रिया, यानी कि अगर स्टार्टिंग में ये रोग दिख गया है तो उसको उखाड़ देते हैं पौधे को, ताकि ये रोग आगे नहीं फैले। इसका जो वाहक होता है ना, वाहक एक प्रकार का कीट होता है, उस कीट को, एफिड को अपन मार देते हैं, मारने के लिए अपन कीटनाशक का स्प्रे करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से अपन ये मैनेजमेंट समझ सकते हैं। मोलिया रोग से प्रभावित गेहूं के पौधे का चित्र आपको बनाना है। मोलिया रोग से प्रभावित गेहूं का डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, मोलिया रोग जो आपके बुक में दे रखा है उससे आप संपर्क करें और उसमें आप डायग्राम देख के बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट इज दीर्घ प्रश्न पे चलते हैं अपन। दीर्घ प्रश्न में स्लग का वर्गीकरण, यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो स्लग और गोंगा, ठीक है, स्लग और गोंगा, स्नेल, ये तो अच्छे से रट के जाना मेरे बच्चों, 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। स्लग का वर्गीकरण अपन कर सकते हैं, है ना, मोलस्कन प्राणी है ये, और बगीचों के अंदर शांत वातावरण में रहना पसंद करता है, बारिश के टाइम काफी एक्टिव रहता है और काफी नुकसान पहुंचाता है, शरीर अलग अलग खंडों में बटा होता है, स्पर्शंक होता है, टेंटाकल्स वगैरह होता है। आराम से इसको लिखिएगा, काली स्लग, भूरी स्लग, है ना, ये स्लग का वर्गीकरण। बेर के चाचा रोग का लक्षण, चाचा रोग या पाउडरी मिल्ड्यू क्या होता है, चाचा रोग या पाउडरी मिल्ड्यू की बात करें अपन तो ऑइडियम एरिसाइफोइडस नाम के रोगजनक से होता है, और पूरे पौधे पर सफेद रंग का पाउडर छा जाता है, पत्तियों पर, फलों पर, फल, और ये इस रोग का आक्रमण जो है अप्रैल से नवंबर से अप्रैल के मध्य काफी होता है। बेर बनेंगे नहीं, और बनेंगे तो टूट जाएंगे, छोटे छोटे बेर बनेंगे। ठीक है, इस प्रकार से प्रबंधन लिख सकते हैं। गेहूं का देखो, मैंने कहा था स्लग के वापस 3 लक्षण पूछ लिया, आपको स्लग नहीं करके इसको आप क्या कर सकते हैं, गोंगा कर सकते हैं, गोंगे से कर सकते हैं। गेहूं के सेहू और टुंडू रोग के प्रबंधन को बताना है। देखिए, इसको अपन ईयर कोकल डिजीज के नाम से भी जानते हैं, सेहू कहते हैं या ईयर कोकल कहते हैं, एक ही बात है, ईयर कोकल डिजीज। और ये क्या हो जाएगा, टुंडू नहीं कह के इसको अपन येलो ईयर रोड भी कहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, येलो ईयर रोड। देखिए बेटा, ये जो रोग है ये एंगुना ट्रिटिसाई नामक निमेटोड से होता है। और मेरे प्यारे बच्चों ध्यान में रखिएगा, सबसे पहला खोजा गया अगर कोई पादप सूत्रकृमि है तो वो है एंगुना ट्रिटिसाई। इसके द्वारा ये निधम नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले खोजा था एंगुना ट्रिटिसाई। ठीक है, और एंगुना ट्रिटिसाई निधम नाम के वैज्ञानिक ने, और 1919 के अंदर पंजाब में मिलने नाम के वैज्ञानिक ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। गेहूं जो तरुण पौधा होता है गेहूं का, वो विकृत हो जाता है, बालियां विकृत हो जाती है, बालियों में दानों की जगह पर गैगले बन जाते हैं, कोकल्स बन जाते हैं, काले काले पाउडर रंग बन जाता है। और टुंडू रोग में क्या होता है, टुंडू रोग जो है वो सूत्रकृमि प्लस जीवाणु यानी कि एंगुना ट्रिटिसाई ने सहजीवी संबंध बनाया है, किससे, क्लेविबैक्टर ट्रिटिसाई या रेथाबैक्टर ट्रिटिसाई के साथ में संबंध बनाती है, और फिर ये आक्रमण करता है, जिसकी वजह से दानों के बीच में चिपचिपा शहद जैसा पदार्थ निकलने लग जाता है।
ठीक है, इसको अपन टुंडू रोग के नाम से जानते हैं। ठीक है, आराम से कर पाएंगे और प्रबंधन आराम से लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं अपन घोंगा या स्नेल। ठीक है, चल जाएगा। गार्डन स्नेल का डायग्राम वगैरह, डायग्राम पूछा गया है, डायग्राम आराम से बनाइएगा। गेहूं के मोले रोग का प्रबंधन किस प्रकार किया जा सकता है, इसको भी ध्यान। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन अपन चेंज कर सकते हैं इसके जगह, क्योंकि इस लगे क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो उसके जगह अपन क्या लिख सकते हैं, क्या प्रतिप संकरण विधि को रेखा चित्र द्वारा समझाइए। लाइन डायग्राम आपको बनाना है किसका, बैक क्रॉस का। बैक क्रॉस का लाइन डायग्राम अपन बना सकते हैं। कैपिटल आर आर का स्मॉल आर आर से क्रॉस करवा के आप इसको कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रतिप संकरण का भी क्वेश्चन आप ले सकते हैं। चाहिए घोंगा आराम से कर पाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। घोंगे के अंदर भी ध्यान में रखेगा, ये घोंगे की कुछ प्रजातियां हैं, स्नेल की कुछ प्रजातियां हैं, उनको ध्यान में रखेगा। मोलिया रोग का प्रबंधन किस प्रकार से करेंगे, मोलिया रोग आपको पता ही है, गेहूं के अंदर हेट्रोडोरा एविनी के नाम से ये रोग आता है। जब आता है तो पूरे पौधे को कमजोर कर देगा, कम बालियां बनती हैं, जड़ों के अंदर इसकी मादा रहती है, जिसको साफ पानी से धोने पर चमकीली मादा दिखाई देगी आपको। ठीक है, प्रबंधन अपन कर सकते हैं अगेती बुआई करके और नेमेटिसाइड्स का स्प्रे करके, फसल चक्रण अपना के, इस प्रकार से अपन प्रबंधन करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। निम्नदात्मक प्रश्न में विषाणु को परिभाषित कीजिए, इसके 4 गुण। आराम से विषाणु को पिक कर दिया था, आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। इस विषाणु की जगह अपन जीवाणु लिख दीजिएगा, विषाणु का क्वेश्चन हो चुका है रिपीट में, तो उसको बैक्टीरिया डाल दीजिएगा आप, बैक्टीरिया कर दें इसको, ज्यादा सही रहेगा। बैक्टीरिया को परिभाषित करना है और आराम से लिख देना है, आराम से कर पाएंगे। बैक्टीरिया एक प्रकार की प्रोकैरियोटिक सेल होती है, और प्रोकैरियोटिक सेल होती है, ठीक है, खंडन के द्वारा, द्विखंडन के द्वारा ये अपना गुणन करती है। 4 गुण आराम से लिख पाएंगे। इसके पास मेजोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में मेजोसोम पाया जाता है, और कोशिका भित्ति जो होती है वो पेप्टोग्लाइकेन की बनी होती है। डायग्राम आराम से बनाएगा, इसका डायग्राम बढ़िया से बना के, फ्लैजिला व्लैजिला आराम से, फ्लैजिला के आधार पर वर्गीकरण लिख सकते हैं, मॉर्फोलॉजी लिख सकते हैं। वो अच्छा क्वेश्चन को बहुत, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो 4 नंबर के क्वेश्चन के आधार पर आप आराम से इसको क्लासीफाई करें। कपड़ा भ्रंग कीट का यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, कपड़ा भ्रंग ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम होता है, और ये दानों के ऊपर अपने अंडे देना पसंद करता है। इसकी मादा जो होती है वो नर से बड़ी होती है, और इसकी सबसे सर्वाधिक हानिकारक अवस्था जो होती है वो लार्वा होती है। ठीक है, जीवन चक्र आराम से बना पाएंगे, प्रबंधन आराम से कर पाएंगे। प्रबंधन के लिए धूमक रसायनों का उपयोग होता है, जैसे कि ईडीसीटी, ईडीबी, है ना, वगैरह वगैरह, इसको ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरसों के मोइला कीट का वैज्ञानिक नाम, और मोइला कीट का वैज्ञानिक नाम पूछा गया है। साथ में यहाँ पर जीरे का छाछा रोग पूछा गया है, जीरे का छाछा रोग आपको करना है। पाउडर मिल्ड्यू ऑफ क्यूमिन के बारे में। सरसों के मोइला कीट का वैज्ञानिक नाम लिफेफिस एरिसाइमी होता है, ऑर्डर का नाम हेमिप्टेरा होता है, फैमिली का नाम एपिडिडी होता है, और जीवन चक्र आराम से समझ पाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, पहाड़ी इलाकों के अंदर और मैदानी इलाकों के अंदर ये अलग अलग अवस्थाओं में गुजरता है। पहाड़ी इलाकों में इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, मैदानी इलाकों में 2 अवस्थाएं होती है। ये एक ऐसा कीट है जिसमें पार्थेनोजेनेसिस यानी कि अनिषेक जनन पाया जाता है। इसमें नर की आवश्यकता नहीं होती है, मादा अपने हिसाब से अंडा दे सकती है। तो मादा जो है यहाँ पर अंड प्रजनक भी होती है, जरायुज भी होती है, दोनों होती है। ठीक है, और लगभग फरवरी के महीनों में इसके पास पंख विकसित होते हैं। नवंबर दिसंबर में ये खेतों में दिखाई देने लग जाते हैं। जड़ों को छोड़ के पौधे के सभी मुलायम भागों को नुकसान पहुंचाता है, इसको रस को चूसने का कार्य करता है। ठीक है, इसका ये पूरा बायोडाटा रहा इसका। जीवन चक्र मैंने अभी बताया था आपको। प्रबंधन कैसे करना है, मोइले का प्रबंधन करने के लिए लेडी बर्ड बिटल का उपयोग कर सकते हैं अपन, खेत के अंदर मेलाथियान वगैरह का स्प्रे कर सकते हैं। और रोग प्रतिरोधक किस्में है इसकी AGH4 T101, ये वैरायटी यूज कर सकते हैं। सरसों की अगेती बुआई कर सकते हैं। ये अपन जीरे का छाछा रोग क्यूमिनम साइमिनम बॉटनिकल नेम, और वैज्ञानिक नाम जो है इसका वो एरिसाइपी पॉलीगोनी होता है। पूरे जीरे के खेत में सफेद पाउडर आ जाता है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने सफेद पाउडर बुरक दिया हो पौधे पर, तने पर और फलों पर, यानी कि इसका जो दाने होते हैं, या तो दाने बनेंगे नहीं, और अगर मालूम बन गए दाने तो सिकुड़े हुए दाने बनते हैं। ठीक है, सिकुड़े हुए दाने बनते हैं। रोगजनक का नाम मैंने बताया था आपको, एरिसाइपी पॉलीगोनी।
प्रबंधन में अपन क्या करते हैं, सल्फर डस्ट। जब भी आपको पाउडर मिल्ड्यू पूछे तो प्रबंधन में आप क्या डालेगा, सल्फर डस्ट डालेंगे। 25 से 28 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में अपन डाल सकते हैं ये, और रोग प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग कर सकते हैं, कवकनाशी से बीजोपचार कर सकते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से अपन देख पा रहे हैं सेकंड मॉडल पेपर। आप देखिएगा इसको, कोई भी डाउट आपको आता है तो आप आराम से कमेंट कीजिएगा। और जो नंबर चल रहे हैं एनसीए से, एनसीए आपसे जुड़ना चाहता है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करें। क्रैश कोर्स के लिए आप तैयार रहें, क्रैश कोर्स मैंने आपको अनाउंस कर दिया है कब है, और जल्दी से जल्दी आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि आपको डिस्काउंट ऑफर भी आपको मिल सके। साथ में अपना भविष्य अच्छे कॉलेज में सिक्योर करने के लिए आज ही एनसीए से जुड़िएगा, और आगे आने वाले मॉडल पेपर जल्दी अपन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।